इस सैयारे का तकरीबन 70% हिस्सा जदीद नक्शों पर पूरी तरह दर्ज ही नहीं है। ये वाकई अजीब बात है ना। हाँ ना, मतलब जमीन पर अब भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जो इतनी पोशीदा हैं कि सैटेलाइट कैमरे भी उन्हें ठीक से नहीं देख पाते, और वहाँ के मकामी कबाइल तक के पास उन मकामात का कोई नाम नहीं है। असल में जब हम इन इंसानी मुदाखलत से पाक मकामात पर गौर करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ज़मीन आज भी कितनी जंगली और हमारी सोच से कहीं ज़्यादा वसी है। तो चलें हम उन वादियों और झीलों को खंगालेंगे जहाँ सदियों से किसी इंसान के कदमों के निशानात नहीं मिलते, जहाँ कुदरत अपने सबसे खतरनाक और नाकाबिले यकीन रूप में मौजूद है। सही, और ऐसे मकामात पर कुदरत के उसूल बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तंजानिया की लेक नेट्रॉन। ओ, लेक नेट्रॉन अर्जियाती और कीमियाई लिहाज से ज़मीन के चंद सबसे गैर मामूली मकामात में से एक है। इसे महज एक झील कहना तो इसकी संगीनी को कम करने के मुतरादिफ है। मतलब इसके आदाद शुमार सुनकर ही होश उड़ जाते हैं। इस झील के पानी का पीएच लेवल 12 तक पहुंच जाता है, जो कि इंतहाई ज्यादा एल्कलाइन है। यानी ये इतना एल्कलाइन है कि आम जानदारों का इसमें जिंदा रहना तो दूर की बात है, इसे छूना भी सीधा मौत को दावत देना है। और दर्जा हरारत सुने, वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। बिल्कुल, और इसमें मौजूद नेट्रॉन मिनरल्स की वजह से पानी का रंग तेज सुर्ख या नारंगी सा होता है। हाँ, और सबसे खौफनाक बात, अगर कोई परिंदा या जानवर गलती से भी इस पानी में गिर जाए तो वो इस शदीद केमिकल की वजह से जमकर पत्थर बन जाता है, यानी फॉसिलाइज्ड हो जाता है। जी हाँ, वहाँ परिंदों की पथराई हुई लाशें बाकायदा देखी गई हैं। ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी जादूगरनी का उबलता हुआ बर्तन हो, जिसमें गिरने वाली हर चीज पर काला जादू हो जाता है और वो मुजस्मा बन जाती है। जादूगरनी के बर्तन वाली तशबीह बहुत जबरदस्त है, लेकिन असल में इसके पीछे एक खालिस कीमियाई अमल कारफरमा होता है। वो कैसे? देखिए, पानी में जो नाइट्रॉन मिनरल्स होते हैं ना, जो दरअसल सोडियम कार्बोनेट और दीगर नमकियात का मुरक्कब होते हैं। सही। तो वो जानवर के जिस्म के नर्म हिस्सों को तेजी से खुश्क कर देते हैं और एक तरह से उन्हें कुदरती तौर पर हनूत कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पत्थर के मुजस्मों की तरह लगते हैं। अरे वाह! लेकिन एक मिनट रुके, अगर ये पानी इतना ही जहरीला और कीमियाई तौर पर खतरनाक है तो यहाँ सबसे बड़ा तजाद सामने आता है। आप लेसर फ्लेमिंगोस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, मतलब इन परिंदों ने इसी झील को अपनी अफजाइश नस्ल का सबसे बड़ा मरकज बनाया हुआ है। लाखों की तादाद में ये परिंदे इस मौत के गड़े में जमा होते हैं। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। बज़ाहिर तो ये वाकई नामुमकिन सा लगता है। अगर वहाँ गिरने वाला हर जानवर पत्थर बन जाता है तो उन फ्लेमिंगोज ने वहाँ अपनी सालाना पार्टी क्यों रखी हुई है? ये क्या मंतिक है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही वो मकाम है जहाँ इर्तिका या इवोल्यूशन का जादू नजर आता है। फ्लेमिंगोज ने उस मौत की वादी को एक नाकाबिले तस्खीर किले में बदल दिया है। किले में? वो कैसे? जरा सोचें, जब पानी का दर्जा हरारत 140 डिग्री हो और पीएच 12 हो तो कोई भी शिकारी जानवर, चाहे वो लग्गड़-बग्गा हो या कोई और, उन परिंदों के बच्चों तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकता। ओह, मतलब शिकारियों से कुदरती दिफा। बिल्कुल, और फ्लेमिंगोज ने लाखों सालों में इस जहरीले पानी के खिलाफ जिस्मानी मुदाफ़त पैदा कर ली है। उनकी टांगों की खाल इतनी सख्त होती है कि ये तेजाबी पानी उन्हें जला नहीं सकता। कमाल है, कुदरत भी कैसी कैसी चीजें बनाती है। अब पानी की इस अजीबो-गरीब ताकत की एक और मिसाल देखते हैं। चीन की जेंगचिपू झील, जिसे वुडलायांची भी कहते हैं। ये झील तो बहुत वसी है। हाँ, 39,000 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी गहराई 600 फुट तक है, लेकिन इसकी तारीख इंतहाई मुतशद्दिद है। ये झील 10,000 साल पहले एक बहुत बड़े आतिशवशां के फटने से बनी थी। देखें, आतिशविशा और पानी का ये टकराव अर्जियाती तारीख में हमेशा बहुत ड्रामाई तब्दीलियां लाता है। जब लावा बहते हुए दरिया का रास्ता रोकता है तो वो पानी को जमा करके ऐसी गहरी झीलें बना देता है। सही, लेकिन इसकी सबसे अजीब बात इसका मौजूदा मौसम है। एक तरफ इसकी बुनियाद एक खौलते हुए आतिशवशां पर है और दूसरी तरफ सर्दियों में इस झील की सतह पर बर्फ के बहुत बड़े
अजीबोगरीब और नोकीले टुकड़े तैरते हुए उभर आते हैं, जिसे आइस फ्लोस कहते हैं। बिल्कुल। और इस बर्फीली और गहरी झील के अंदर एक इंतहाई नायाब मछली पाई जाती है जिसे जंकू मछली कहते हैं। तो आखिर एक आतिशफशां के धमाके से बनी 600 फुट गहरी झील जो सर्दियों में बर्फ बन जाती है, वहां जिंदगी कैसे पनप रही है? इसके पीछे कुदरत का एक बहुत गहरा असूल छुपा है। जब 10,000 साल पहले वो आतिशफशा फटा होगा तो उसने इस इलाके के पुराने माहौलियाती निज़ाम को तो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया होगा, जाहिर है। लेकिन साथ ही उसने ज़मीन की गहराई से इंतहाई कीमती मादनियात को लावे की शक्ल में सतह पर लाकर पानी में मिला दिया। आज जो जंकू मछली वहाँ पाई जाती है वो उसी मादनियात की वजह से जिंदा रहने के काबिल हुई है। यानी तबाही से ही नई जिंदगी ने जन्म लिया। बिल्कुल। ये साबित करता है कि अर्जियाती तबाही हमेशा खात्मा नहीं होती, बल्कि एक नए और ज्यादा मुनफरिद माहौलियाती निज़ाम की बुनियाद भी रख सकती है। ये तो पानी की ताकत का एक पहलू हो गया कि वो कीमियाई तौर पर जानवरों को पत्थर बना सकता है या लावे के साथ मिलकर नई झीलें बना सकता है। लेकिन पानी की एक और ताकत है, काटना। कटाव। जी बिल्कुल, पानी पत्थर को काट सकता है। और जब पानी मुसलसल कटाव करता है तो दुनिया की गहरी तरीन खाइयां वजूद में आती हैं। तिब्बत की यार्लिंग ज़ोंगबो ग्रैंड कैनियन इसकी हैरत अंगेज मिसाल है, जो कि दुनिया की सबसे गहरी और लंबी खाई है। बिल्कुल। इसकी गहराई तकरीबन 19,700 फुट है। जरा तस्वुर करें, इतनी गहराई कि आप कई ऊंची इमारतें एक के ऊपर एक रख दें तो भी वो सतह तक ना पहुंचे। और लंबाई 10,000 मील। 19,700 फुट की गहराई का मतलब है कि हम जमीन की परत का एक बहुत बड़ा हिस्सा देख रहे हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे जमीन के सीने पर 20 लाख साल पुराना एक बहुत गहरा कट लगा हो। पिछले 20 लाख सालों से यार्लिंग ज़ोंगबो दरिया एक ही जगह पर मुसलसल बहकर इन चट्टानों को काट रहा है। और इतनी गहराई की वजह से वहाँ एक मुनफरिद माहौल बन गया है। जी हाँ, इस कटाव की वजह से वहाँ एक इंतहाई अजीबोगरीब मौसमियाती तजाद पैदा हो गया। मतलब सर्दियों में वहाँ का दर्जा हरारत -22 डिग्री और गर्मियों में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। असल में होता ये है कि इतनी ज्यादा गहराई और दर्जा हरारत के इतने बड़े फर्क की वजह से ये कैनियन सिर्फ एक खाई नहीं रहती, बल्कि मुख्तलिफ माहौलियाती तहों का एक अमूदी मजमुआ बन जाती है। अच्छा, वो कैसे? सबसे ऊपर शदीद सर्दी और बर्फ हो सकती है, जबकि खाई की तह में जहाँ दरिया बह रहा है वहाँ का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ और निस्बतन गर्म हो सकता है। पानी ने काट काट कर जमीन के अंदर ही मुख्तलिफ दुनियाएं बसा दी हैं। क्या बात है। और जब हम मौसमियाती तलाद और अजीबोगरीब जोग्राफियाई साख्त की बात करते हैं तो मुझे मंगोलिया की यूल वैली हैरान कर देती है। हाँ, यूल वैली तो बहुत ही पुरस्कार जगह है। बिल्कुल। ये वादी सतह समंदर से 5,900 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है और सर्दियों में -40 डिग्री तक गिर जाता है, जो कि इंतहाई सख्त मौसम है। लेकिन असल हैरानी की बात यह है कि यूल वैली एक इंतहाई खुश्क सहराई इलाके के बीचों बीच वाक़ है और यहाँ बुलंदी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बावजूद यहाँ मुस्तकिल बर्फ़ जमी रहती है। ये बात तो साइंस के खिलाफ लगती है। बज़ाहिर वाकई ऐसा ही लगता है। मतलब एक खुश्क सहरा के बीच में जहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 95 डिग्री हो, वहाँ मुस्तकिल बर्फ। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी गर्म तंदूर के अंदर आपको कोई स्नोमैन खड़ा मिल जाए। ऐसा कैसे मुमकिन है कि बर्फ पिघलती ही नहीं? तंदूर में स्नोमैन, बहुत खूब। लेकिन देखें, इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक इंतहाई दिलचस्प ज्योमेट्री और फिजिक्स का कमाल है। वो कैसे काम करता है? ये वादी दरअसल इतनी ज्यादा तंग और गहरी है कि इसके अंदरूनी हिस्सों में सूरज की रोशनी बराह रास्त पहुंच ही नहीं पाती। और हम जानते हैं कि ठंडी हवा भारी होती है। राइट, तो वो नीचे बैठ जाती है। बिल्कुल। सर्द हवा वादी की तह में बैठ जाती है। गर्मियों में जब इर्द गिर्द के खुश्क सहरा में 95 डिग्री की शदीद गर्मी होती है, वादी की वो मखसूस तंग साख्त और साए उस ठंडी हवा को बाहर निकलने नहीं देते। इस माइक्रो क्लाइमेट की वजह से वो बर्फ साल भर महफूज रहती है। अरे वाह, क्या कमाल का मैकेनिज्म है। और इस वादी की कदामत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि यहाँ से 7 करोड़ साल पुराने नायाब डायनासोर के फॉसिल्स भी मिले हैं। जी हाँ, ये माहिरीन हयातियात के लिए बहुत अहम जगह है। और आज भी ये आइबेक्स जैसे नायाब पहाड़ी जानवरों का मस्कन है। फॉसिल्स का इस बर्फ और खुश्क सहरा के संगम पर मिलना साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है।
یہ ظاہر کرتا ہے کہ کروڑوں سالوں سے اس خطے کا موسم کس طرح بدلا ہے۔ اس مخصوص وادی نے اپنے اندر کی دنیا کو ایک ٹائم کیپسول کی طرح محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ٹائم کیپسول سے یاد آیا، جب آپ نے 7 کروڑ سال پرانے فاسلز کی بات کی تو مجھے منگولیا کے ان وسیع و عریض رنگ برنگے مناظر کی یاد آ گئی جنہوں نے زمین کی قدیم ترین تاریخ کو پتھروں میں قید کر رکھا ہے۔ آپ شاید فلیمنگ کلفز کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں بیان زاگ کی بات کر رہا ہوں جسے فلیمنگ کلفز کہا جاتا ہے۔ یہ 400 ایکڑ پر پھیلی ہوئی چمکدار سرخ چٹانیں ہیں۔ 1920 کی دہائی میں دنیا کو سب سے پہلے ڈائناسور کے انڈوں کے فاسلز یہیں سے ملے تھے۔ اور وہاں کا موسم بھی تو بہت شدید ہوتا ہے۔ بالکل، یہاں کا درجہ حرارت بھی 32 سے 104 ڈگری فارنہائٹ کے درمیان انتہائی شدت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک اور حیران کن بات سنیں، یہ علاقہ جو اب ایک سرخ بنجر چٹانی صحرا ہے، کبھی کوئلے کی کانکنی کا مرکز بھی رہا ہے۔ جی، جس نے اس کے آتشی نام کو مزید معنی دیے۔ ہاں، لیکن تو کیا بیان زاگ کی یہ سرخ چٹانیں صرف قدرت کا کوئی پینٹ کیا ہوا آرٹ ورک ہیں، یا ان رنگوں کے پیچھے کوئی گہری کیمیائی اور ارضیاتی کہانی چھپی ہے؟ اور ایک بنجر صحرا میں کوئلے کی کانوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سرخ رنگ کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے آکسیڈیشن کا عمل ہے، یعنی زنگ لگنا۔ بالکل، ان چٹانوں میں موجود لوہے کی بھاری مقدار جب لاکھوں سالوں تک ہوا اور پانی کے معمولی اثرات سے گزرتی ہے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ سرخ رنگ دراصل زمین کا زنگ ہے۔ او، تو پوری زمین زنگ آلود ہو گئی ہے۔ اور کوئلہ؟ اور جہاں تک کوئلے کا تعلق ہے تو دیکھیں، کوئلہ بننے کے لیے بہت زیادہ نامیاتی مادے یعنی گھنے جنگلات، دلدل اور نباتات کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، جو کہ صحرا میں تو نہیں ہوتے۔ بالکل، اس بنجر صحرا میں کوئلے کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ کروڑوں سال پہلے یہ علاقہ ہرگز ایسا خشک اور سرخ نہیں تھا۔ یہ کبھی سرسبز جنگلات سے بھرا ہوا خطہ تھا جہاں ڈائناسورز گھوما کرتے تھے۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے کہ آج کا سرخ صحرا کبھی ایک ہرا بھرا جنگل تھا۔ وقت کے رنگین خنڈرات کا ایک اور شاہکار تساگن سوارگا ہے جسے وائٹ سٹوپا کہتے ہیں۔ وہ بھی ارضیاتی تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہاں، یہ 1600 فٹ لمبا اور 197 فٹ اونچا ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ اگر آپ اسے قریب سے دیکھیں تو مختلف معدنیات کی وجہ سے اس میں زمین کی واضح اور روشن رنگین تہیں نظر آتی ہیں، بالکل ایک پینٹنگ کی طرح، یا یوں کہہ لیں کہ زمین کے کسی قدیم بارکوڈ کی طرح لگتا ہے جسے سکین کریں تو کروڑوں سال کی تاریخ نکل آئے۔ یہاں بھی 7 کروڑ سال پرانے کریٹیشیس دور کے فاسلز موجود ہیں۔ اور باگا گیزرین چولو کا علاقہ بھی تو اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جی بالکل، باگا گیزرین چولو 50,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا قدیم ریت کے پتھر کا علاقہ ہے۔ 50,000 ایکڑ کا مطلب ایک پورے بڑے شہر جتنا رقبہ۔ اور وہاں سے ٹرائسک دور کے جانوروں کی باقیات ملی ہیں۔ ہاں، اور یہ خطرے سے دوچار بلیک کرین یعنی سیاہ سارس جیسے پرندوں کا گھر بھی ہے۔ ان دونوں جگہوں پر سردیوں میں درجہ حرارت 14 ڈگری اور گرمیوں میں 95 ڈگری تک جاتا ہے۔ تو یہ 14 سے 95 ڈگری تک کا انتہائی شدید موسمی چکر ان فاسلز کے ساتھ کر کیا رہا ہے؟ یہ موسمیاتی دباؤ دراصل ان ارضیاتی رازوں کا محافظ ہے۔ محافظ؟ وہ کیسے؟ جب درجہ حرارت اتنی شدت سے گرتا اور بڑھتا ہے تو چٹانیں مستقل سکڑنے اور پھیلنے کے عمل سے گزرتی ہیں۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ اس سے چٹانیں ٹوٹ جائیں گی۔ بالکل، یہی ذہن میں آتا ہے۔ لیکن اس مخصوص ریت کے پتھر اور گرینائٹ کی ساخت میں یہ سکڑنے اور پھیلنے کا عمل ان چٹانوں کو مخصوص زاویوں سے تراشتا ہے جس سے ایسی پناہ گاہیں بن جاتی ہیں جہاں فاسلز ہوا اور پانی کی مار سے بچے رہتے ہیں۔ ارے واہ، یعنی یہ سخت موسم ہی وہ دیوار ہے جس نے اس بارکوڈ کو مٹنے نہیں دیا۔ خیر، زمین کی تاریخ تو ان چٹانوں اور فاسلز نے سنبھال لی، لیکن یہاں ایک اور زاویہ بھی ہے۔ انسانوں کی بقا کا زاویہ؟ جی بالکل، ہم جانوروں اور ڈائناسورز کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن انسانوں کا کیا؟ ان انتہائی سخت خطوں میں انسانوں نے نہ صرف بقا سیکھی بلکہ ان مقامات کو اپنی ثقافت اور روحانیت کا مرکز بھی بنا لیا، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہولن بوئر گراس لینڈ ہے۔ یہ منگولیا اور چین کی سرحد کے قریب ہے نا؟ ہاں، اور یہ علاقہ 18 ملین یعنی 1 کروڑ 80 لاکھ ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔
कई छोटे ममालिक से भी बड़ा। यहाँ मौसम -40 से लेकर 95 डिग्री तक जाता है। बहुत ही शदीद मौसम है। ज़रा सोचिए, हम शहरों में रहने वाले लोग अगर 1 घंटे के लिए एसी बंद हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आज के इस जदीद दौर में भी 60% मकामी लोग रिवायती खाना बदोश चरवाहों की ज़िंदगी गुजारते हैं। -40 डिग्री में खाना बदोशी, ये इंसान की माहौलियाती मुआफ़क़त का शाहकार है। मतलब इंसान इतनी सर्दी में खुले मैदानों में बका कैसे मुमकिन बनाता है? इन खाना बदोश कबाइल ने सदियों के तजर्बे से ये सीख लिया है कि कुदरत से लड़ना नहीं है बल्कि उसकी लहर के साथ चलना है। इनके रिवायती खैमे, इनका लिबास और जानवरों के साथ उनका रिश्ता, ये सब इसी मौसम का नतीजा है। -40 डिग्री उनके लिए रुकावट नहीं बल्कि उनकी सकाफत बन चुका है। और कुदरत के साथ इस हमाहंगी की एक खूबसूरत रूहानी मिसाल और खुन आबशार है। 66 फुट ऊंची ये आबशार यूनेस्को का आलमी विरसा है। गर्मियों में आम सी लगती है, लेकिन सर्दियों में जब दर्जा हरारत -40 पर जाता है तो पानी जम जाता है। बिल्कुल, पानी का गिरता हुआ बहाव हवा में ही जम जाता है। ये पूरी आबशार जमकर एक शीशे के महल या बर्फीली वंडरलैंड बन जाती है। इसे देखने सालाना 80,000 सयाह आते हैं। और तारीखी तौर पर ये खाना बदोश कबाइल की रसूमात की जगह थी। बिल्कुल थी, लेकिन सवाल ये है कि इंसानों ने अपनी इबादत के लिए हमेशा ऐसे ही मकामात का इंतखाब क्यों किया? इसकी वजह बहुत मंतिकी है। जब इंसान कुदरत को इतने ताकतवर रूप में देखता है, जैसे बहते दरिया का शीशे के सुतून में बदल जाना, तो उसके अंदर खुद ब खुद एक अकीदत पैदा होती है। ये आबशार उनके लिए कुदरत की ताकत की एक जिंदा निशानी थी। सही, और बिल्कुल इसी तरह की अकीदत ताइखा और चूलो चट्टान पर भी नजर आती है। ये 20 फुट ऊंची एक चट्टान है जो 7 करोड़ सालों में लावे और मौसम के असरात से बनी। उस पर कदीम नक्शो निगार बने हुए हैं। आजकल ये 30,000 एकड़ पर फैली एक मुकद्दस जगह है। पुरानी तहजीबों के निशानात बहुत गहरे होते हैं। हाँ, लेकिन अगर पुरअसरारियत की बात करें तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा उलझन में डालती है वो है ओबेलिस्क मेनर का कुतबा। ये 2500 साल पुरानी 10 फुट ऊंची पत्थर की एक यादगार है जिस पर 20 नामालूम अलामात कुंदा हैं जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। बिल्कुल, ये किसी ऐसी नामालूम तहजीब से जुड़ी है जिसका दुनिया को पता ही नहीं चल सका। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने 2500 साल पुरानी इनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव सहरा में छोड़ दी हो, लेकिन हम उसका पासवर्ड हमेशा के लिए भूल चुके हों। ये कुतबा पढ़ा क्यों नहीं जा सका? इस हार्ड ड्राइव के डिक्रिप्ट ना होने की वजह ये है कि हमारे पास इसे पढ़ने के लिए कोई रोजेटा स्टोन नहीं है, यानी कोई तर्जुमा करने वाला हवाला नहीं है। जी, जब कोई जुबान इतनी अलग थलग हो और उसका राब्ता दूसरी बड़ी तहजीबों से ना रहा हो, तो उनके मरने के साथ ही जुबान की चाबी भी गुम हो जाती है। वो 20 अलामात शायद उनका पूरा फलसफा हो, लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ पत्थर पर लकीरें हैं। ये बात किस कदर खौफनाक और दिलकश है। और जब हम फ़लसफ़े और रूहानियत की बात करते हैं तो आमा बाइसेगलान खानकाह का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकते। वो जो पहाड़ों के दरमियान वाक़े है? जी हाँ, 18वीं सदी की मंगोलिया की तीसरी सबसे बड़ी बुद्ध खानकाह जो 2400 फुट की बुलंदी पर दूर दराज पहाड़ों में वाक़े है। इसमें 20 एकड़ का रकबा, 27 इमारतें और 100 से ज़्यादा मुजस्समे हैं। और वहाँ कभी कदीम सहीफ़ों का बड़ा ज़ख़ीरा भी था। बिल्कुल, जो बदकिस्मती से हमलों में ज़ाया हो गया। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। ये क्या बात हुई कि इंसानों ने अपनी इबादत और इल्म के लिए हमेशा दुनिया के सबसे मुश्किल, ऊंचे और सख्त तरीन मकामात का ही इंतखाब किया? 2400 फुट की बुलंदी पर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या ज़रूरत थी? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो ये एक बहुत गहरा नफ्सियाती पहलू है। दुनिया के शोर और आसानियां इंसान की तवज्जो बांट देती हैं। उन सख्त हालात के सामने जाने का मकसद ही दुनियावी आसाइशों को पीछे छोड़ना होता है। अच्छा, यानी खुद को चैलेंज करना। जी, 400 फुट की बुलंदी पर वो खानकाहें इसलिए नहीं बनाई गईं कि वहां पहुंचना आसान हो, बल्कि इसलिए ताकि वहां सिर्फ वही पहुंचे जिसमें सच्ची तलब हो। ऐसे कठिन माहौल में खामोशी मुराकबे के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करती है। ये बात तो बहुत गहरी है। वो ज़ायाशुदा सहीफ़े हों या उन शदीद मौसमों में बका की कहानियाँ, ये सब दरअसल इंसानी इस्तिकामत का सबूत है। ये जगह इंसान को जिस्मानी तौर पर तोड़ती हैं,
لیکن روحانی طور پر انتہائی مضبوط بنا دیتی ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ آج کی اس بحث کو سمیٹتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہر وقت معلومات کا ایک سیلاب ہماری سکرینز پر بہہ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اب زمین پر کچھ بھی جاننا باقی نہیں رہا، لیکن ان مقامات کو دیکھ کر یہ جاننا انتہائی سکون بخش ہے کہ دنیا اب بھی بے حد پر اسرار اور نامعلوم جگہوں سے بھری پڑی ہے۔ اس میں رتی برابر شک نہیں۔